हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेदिका की पाठशाला। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 2 है ये, जिसमें कि मैं ज़्यादातर कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। 17 पेजेस मैंने PDF बना के रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो जो मैं समझा रही हूँ, किस तरीके से समझा रही हूँ, आप उसको अच्छे से समझ के अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो अच्छे से। मैंने यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हैं कि आपको अगर इस तरह लिखना है तो ऐसे पॉइंट्स में लिख दो, या फिर अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है तो ये वो भी आपको सब कुछ प्रोवाइड किया है मैंने PDF में, तो आप वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने पिछले में किया था नेचर के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर क्या है, उसके पॉइंट्स वगैरह देखे थे। उसके भी मैंने उसके प्रॉपरली नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने सिर्फ ऐसे एक-एक पॉइंट समझाया था। उसके बाद मतलब उसकी फ़ोटोज़ में मैं डाल दूँगी, या फिर उसकी भी एक इसके साथ ही एक और PDF डाल दूँगी, जिससे आपको पता लग जाए कि वो लिखना कैसे है। मैंने समझा दिया था, आप उसमें देख लेना। इसमें आपको उसका PDF भी डाल दूँगी, डोंट वरी। तो आज अभी हमारा टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको इवैल्यूएशन से समझ लग जाएगा कि इवैल्यूएशन होता क्या है, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किस तरह से वो कितना बड़ा, किस तरह से इम्प्रूव किया उसने अपने आप को, किस तरह से उसके कितने फेजेज़ रहे हैं, कैसे-कैसे डेवलप हुआ वो, उसके बारे में ही है। तो पहले हम देखेंगे इवैल्यूएशन के बारे में। पहले लिखना है इतना पैराग्राफ, उसके बाद उसके जितने भी फेसेस हैं ना बताए हुए, वो आपको एक-एक करके डिस्क्राइब करने हैं। वो आप देखना, आपको अगर लगता है कि मुझे पॉइंट्स में डिस्क्राइब करने चाहिए या फिर मुझे पैराग्राफ में डिस्क्राइब करने चाहिए, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लो। लेकिन अगर जितना मुझे पता है कि ज़्यादातर पॉइंट्स में एक्सप्लेन करते हैं, बट आप अपने टीचर्स वगैरह से पूछ लेना। लेकिन एक बार मैं भी फुल श्योरिटी से आपको पूरे एक्सपीरियंस के साथ तो एक बार फिर से आपको कंफर्म कर दूँगी कि आपको किस तरह लिखना चाहिए। तो अभी तो हम यही करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management has evolved over a period of time with the growth of business and industry. Earlier, it was mainly concerned with raising funds, but gradually its scope expanded to efficient utilization of funds, decision making, and maximization of firm value. तो अब उसमें ये बताया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो हर एक टाइम जैसे-जैसे ग्रोथ हो रही थी बिज़नेस की, इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो रही थी, इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ग्रोथ होती रही। पहले तो सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम सिर्फ यही था कि वो सिर्फ रेजिंग फंड्स, यानी कि फंड्स किस तरह से आपको चाहिए, आपको कहाँ से कैपिटल लानी है, या इक्विटी शेयर्स के थ्रू करनी है, डिबेंचर्स की करनी है, या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू आपको किस तरह से आपको फंड्स रेज करने हैं, सिर्फ उसके रिलेटेड ही था, सिर्फ वही काम था उनका। लेकिन जैसे-जैसे एक्सपैंड, मतलब जैसे-जैसे बिज़नेस ग्रो होते गए, उसके बाद ये भी इसके जो स्कोप है, इसका जो काम है, वो भी और ज़्यादा बढ़ता गया। जिसमें कि ऐड हो गया, जैसे कि जो आपने फंड रेज़ किए थे, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना, वो एक काम ऐड हो गया। डिसीज़न मेकिंग में हेल्प करने लग गया कि अगर आपको कौन-कौन से प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब कुछ ये भी इसमें भी ऐड हो गया। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैक्सिमाइज़ेशन ऑफ फर्म वैल्यू, यानी कि आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसकी जो वैल्यू है या फिर उसकी गुडविल है, जो भी आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ज़्यादातर मैक्सिमाइज़ करना, जिससे कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ। और सिर्फ यही है, आपको इतना पैराग्राफ लिखने के बाद ये बोल देना कि द वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग फेसेस। और इसके अब आगे आपको फेसेस हम शो कर रहे हैं। तो पहले तो बताया है ट्रेडिशनल फेस। अब ट्रेडिशनल फेस में बताया कि जो ट्रेडिशनल फेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मेनली फोकस ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स। जैसे मैंने बोला था कि पहले इनका सिर्फ यही काम था कि आपको फंड्स कहाँ से रेज करने हैं, किस तरीके से करने हैं, सिर्फ इनका मेन फोकस यही था कि फंड्स कहाँ से कैसे अरेंज करें। और जो फाइनेंस मैनेजर का जो रोल था, वो सिर्फ एक लिमिटेड था, यानी कि सिर्फ उसका यही काम था कि बस फाइनेंस जितना भी हमें पैसा चाहिए वो अरेंज करके दे दें। चाहे वो किस तरीके से भी हमें बोल दे, कि हमें बोलेगा जैसे मुझे चाहिए 10 लाख, यानी कि सिर्फ उसका यही काम था कि जैसे कि मुझे 10 लाख चाहिए, तो मैं उसको बोलूँ कि मुझे 10 लाख अरेंज करने हैं, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे किस तरह से अरेंज करने हैं, मुझे चाहिए अपनी बिज़नेस को और एक्सपैंड करने के लिए। तो फाइनेंस मैनेजर जो है वो मुझे यही बताएगा कि आप इक्विटी शेयर्स कर लो, या प्रेफरेंस शेयर्स कर लो, या डिबेंचर्स कर लो, आप इस तरीके से कर लो कि आपको आपके पैसे मिल जाएँ। तो सिर्फ इसका काम यही तक था। अब मेन फीचर्स बताए हैं, इन फेजेस ऑन रेजिंग फंड्स रेदर देन देयर यूटिलाइजेशन, मतलब कि उनका मेन फोकस सिर्फ फंड्स को रेज करना है, ना कि यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अच्छे से यूज़ करने को वो ध्यान नहीं देते। सेकंड है कंसर्न विद लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग,
वो ज़्यादातर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग उनका काम ही यही है कि आपको लॉन्ग टर्म, जैसे मैंने अभी बोला 10 लाख मुझे चाहिए, मुझे काम आ गई, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए था, तो वो सिर्फ उसके रिलेटेड काम करते हैं। थर्ड है फोकस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते हैं और किस तरह से आपको पैसे अरेंज करने हैं, कौन से सोर्स से करने हैं, वो बताते हैं। अगला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज ट्रीटेड एज अ, तो जो ट्रेडिशनल फेज का जो फोर्थ वाला था वो था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज ट्रीटेड एज अ सब्सिडरी फंक्शन। तो इसका मतलब होता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी एज कम्पेयर टू, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, तो इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तब उस टाइम पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। अगला है लेस इंपॉर्टेंस गिवन टू प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो यानी कि बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जैसे कि फाइनेंस को प्लान करना, कुछ भी चीज़ कंट्रोल करना है, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, प्लानिंग करने में बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी और प्लानिंग और कंट्रोल को भी। तो इसका एग्जाम को याद रखने का एक कीवर्ड ये है कि फंड रेजिंग अप्रोच, मतलब कि सिर्फ इसमें मेन काम यही है कि आपको किस तरह से अरेंज करना है, उसी पे फोकस किया जाता था। जैसे कि यूटिलाइज करने पे ध्यान नहीं दिया जाता था। सिर्फ उसका मेन काम फाइनेंशियल मैनेजर का यही था कि बस उसको अरेंज करके देनी है फाइनेंस, जो उसका फंड्स जितने भी चाहिए वो आपको अरेंज करके देगा, बस यही काम था। मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको पॉइंट्स में लिखना है तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक पूरा पैराग्राफ में लिखना है तो ये ठीक है। अब इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, इसका भी एक PDF मिल जाएगा। आगे है सेकंड ट्रांजिशनल फेज। The transitional phase marked a shift from fundraising to fund utilization. Financial management started gaining importance in managerial decision making. मतलब कि जब ट्रांजिशनल फेज थी, यानी कि उस ट्रेडिशनल के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जब होने लगी, वो वाला फेज में क्या हुआ, अचानक ही को मतलब थोड़ा सा जैसे चेंजेस आने लग गए। पहले तो उनका मेन फोकस था कि फंड्स को रेज करना, लेकिन अब वो धीरे धीरे फंड्स को यूटिलाइज करने स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, एक जैसे कि लास्ट है ट्रेडिशनल, उसके सेंटर में ट्रांजिशनल, फिर उसके आगे जो थर्ड वन आएगा वो मॉडर्न फेज। तो सेंटर वाला है ट्रांजिशनल, तो यानी कि अभी प्रॉपर इम्प्रूवमेंट भी नहीं हुई है और प्रॉपर मतलब एक ट्रेडिशनल फेज भी नहीं चल रहा। तो एक मिडिल वाला पॉइंट जो है वो है ट्रांजिशनल फेज, यानी कि जब वो जो फंड्स को रेज करे थे वो धीरे धीरे यूटिलाइज करने, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत यूटिलाइज करना कई लोग स्टार्ट हो गए थे। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्टेड गेनिंग इंपॉर्टेंस इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस मिल चुकी थी डिसीजन मेकिंग में, उसको भी इंपॉर्टेंस देने लग गए थे। तो इसका मेन फीचर्स बताए हुए हैं। अटेंशन गिवन टू बोथ प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब फंड्स को रेज करने में भी इंपॉर्टेंस देते थे और उसको किस तरह यूटिलाइज करना है उस पर भी इंपॉर्टेंस देने लग गए थे इस फेस में। सेकेंड है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो अब स्टार्टिंग हुई थी अच्छे से फाइनेंशियल मतलब एक फाइनेंस को अच्छे से प्लान करना, कहाँ कहाँ लगाना है, किस तरह उसको कंट्रोल करना है जिससे कॉस्ट भी कम आए, वो सब चीज़ें की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी इस फेस में, ट्रांजिशनल में। तो यहाँ तभी लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी थी फाइनेंशियल को प्लान करना और कंट्रोल करने में। थर्ड है ग्रेटर रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर इन मैनेजरियल डिसीजन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक जैसे एक इम्पोर्टेंस देने लग गए थे फाइनेंशियल मैनेजर को, जो फाइनेंस को मतलब देख रेख करता है, जो मतलब ध्यान रखता है फाइनेंस के रिलेटेड, जो वो मैनेजर होता है, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए थे। कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसको जैसे उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ चुकी थी। कोई भी डिसीजन लेना है, चाहे वो प्रोडक्शन में रिलेटेड लेना है, कोई भी लेना है, तो उसको बिठा कर उसकी इंपॉर्टेंस, उसके ऑप्शन सब कुछ पूछा जाता था, उसकी राय ली जाती थी, तो उसको एक इंपॉर्टेंस देने लग गए थे। फोर्थ है फोकस ऑन कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब पहले तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब इस फेज़ में वो ज़्यादातर जितना हो सके एक्सपेंसेस को किस तरह कम करें, कॉस्ट को किस तरह कम करें जिससे प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो, तो उस पर फोकस देने लग गए थे वो इस फेज़ में। तो यही था। आगे है इसी का ही पॉइंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को भी एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन भी बोलना जाने लग गया। पहले तो उसको फंक्शन भी नहीं बोलते थे, इंपॉर्टेंस भी नहीं देते थे, लेकिन अब इसको मैं एक मैनेजमेंट फंक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, कोई कंट्रोल हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कोई भी प्लानिंग हो गया, तो इसको भी एक मैनेजमेंट फंक्शन बोल दिया गया। तो इसका एक कीवर्ड याद करने का है बैलेंस्ड अप्रोच, यानी कि इसमें दोनों को इंपॉर्टेंस स्टार्ट हो गई थी देनी और दोनों को इंपॉर्टेंस इक्वल दी जाती थी।
तो लास्ट है मॉडर्न फेज। पहले तो अल्टरनेटिव देख लेते हैं, अल्टरनेटिव ऑप्शन जो मैं दिया हुआ उसको आप एक बार रीड कर लेना। फिर है मॉडर्न फेज। द मॉडर्न फेज considers financial management as a dynamic and integral part of management. It focuses on optimal use of funds and value maximization. तो इसमें बोलते थे कि जो मॉडर्न फेज है वो ज़्यादातर रिलेटेड किसके है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत ज़्यादा डायनामिक, जैसे कि फ्लेक्सिबल, कोई चेंजेस करने का वो कर सकते हो। डायनामिक है, थोड़ी डिफिकल्ट भी है ऑब्वियसली, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है मैनेजमेंट का, मतलब बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉडर्न फेज में। और ये बोलते हैं कि इट फोकसेस ऑन ऑप्टिमल यूज़ ऑफ फंड्स एंड वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। और इसका मेन फोकस ही इस टाइम पर ये होता है कि फंड्स को बहुत अच्छे से यूज़ करना, कोई वेस्टेज वगैरह ना हो, और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना, यानी कि जो आपके प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज हो ही, वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन साथ साथ में आपकी जो फर्म है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, और उसको प्रॉफिट गेन हो, और एक अच्छा एक जैसे आप कह रहे हो गुडविल भी इंक्रीज हो जाए उनकी। और जैसे कि कोई भी कंपनी का कोई नाम लूँ मैं, तो उनकी वैल्यू बहुत है तभी हमें याद है। कोई भी आप कंपनी ले लो जो आपको नाम याद आ रहा हो, वो भी एक वैल्यू मैक्सिमाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज हो, इनका नाम एक ब्रांड बन चुका है, तो वैसे। आगे है मेन फीचर्स। इम्फेसिस ऑन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इम्फेसिस यानी कि इनका मेन रोल ये था कि अच्छे से यूटिलाइज करना फंड्स को बिना किसी वेस्टेज के। सेकेंड है फोकस ऑन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। अब इनका मेन फोकस था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है कि मेन उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही हो कि प्रॉफिट को गेन करना, चाहे वो किस तरह से भी क्यों हो, या फिर आप कॉस्ट कंट्रोल करके, या शेयर्स पर कुछ रेट वगैरह ऐसे करके आप प्रॉफिट जनरेट करो। लेकिन अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मेन ये होता है ऑब्जेक्टिव कि वो कहते हैं कि किसी भी तरह से हमारा मेन फोकस प्रॉफिट पे नहीं होगा, लेकिन हमारा मेन फोकस इस चीज़ पे होगा कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, उनकी वेल्थ, उनके पास पैसा ज़्यादा आए, उनको फ़ायदा ज़्यादा हो, जिससे कि जो सेकंड टाइम वो फिर से हैं फिर से शेयर्स लें, फिर से इन्वेस्टमेंट करें हमारी बिजनेस में। और वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, जिससे कि हमारी जो फर्म है उसकी वैल्यूएशन इंक्रीज हो और हम अपना बिजनेस और एक्सपैंड करें। उनका मेन फोकस ये था। अगला है कंसिडरेशन ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। तो यानी कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ ये देखा जाता था कि आपको हर एक प्रोजेक्ट में कितना रिस्क है, कितना आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें मिलेगा, तो ये देखा जाता था। इसमें इसको उसको भी इंपॉर्टेंस लग गए थे। यूज़ ऑफ एडवांस फाइनेंशियल टेक्निक्स। इस टाइम पर बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स आ गई थी कि किस तरह फाइनेंस को देखा जाए, किस तरीके से लगाना है, किस कौन कौन सी थ्योरीज टेक्निक्स आ चुकी थी, जिससे कि अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओ। अगला है फाइनेंस मैनेजर प्लेज अ स्ट्रेटजिक रोल इन डिसीजन मेकिंग। अब फाइनेंशियल मैनेजर को भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ा डिसीजन लेने में, यानी कि छोटे मोटे डिसीजन लेने में भी अब फाइनेंस मैनेजर है उसको इंपॉर्टेंस देने लग गए। तो इसका मेन अब एग्जाम कीवर्ड ये है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, यानी कि उनका मेन फोकस किस पे था कि हम अच्छे से यूटिलाइज तो करें, वेल्थ भी मैक्सिमाइज करें, लेकिन एक जो हमारी एक फर्म है, हमारी जो कंपनी है, उसकी वैल्यू जनरेट हो, उसका एक नाम बने, और जितना हो सके अच्छा बिजनेस हम कर पाए, एक्सपेंड कर पाए। तो ये था, ये रहा इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन जो मैंने लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट में कर देना। तो है अब सिग्निफिकेंस और या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बोलते हैं जो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब कोई बिजनेस जो है उसके सक्सेस होने में, या उसके इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सर्वाइव होने की, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखता है। और इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज सो दैट फंड्स आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। तो वो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो किससे कंसर्न है, प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग से, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से। यानी कि ये वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंस को प्लान भी करता है, अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ मतलब कैसे कैसे करना है काम, और कंट्रोल भी करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे कि जो फंड्स है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए, बेस्ट पॉसिबल मैनर में अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स
एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो वो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हेल्प करता है कि उनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट के रिलेटेड हो कि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए उसके रिलेटेड हो, चाहे वो चाहते हैं उनका ग्रोथ हो या फिर उनका जो बिजनेस है वो स्टेबल रहे। तो इन सब से हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो वो बोलते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। हम बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे जिससे आपको ये एक्सप्लेन हो जाए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं एक करके ऐसे ही बोल दूंगी। पहला है फर्स्ट वाला जिसका नाम है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन Financial management helps in estimating the present and the future financial requirements of the business। तो यहाँ तक वो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ये एस्टिमेट करने में कि हमें अभी कितना पैसा चाहिए और फ्यूचर में कितने पैसा कितने कितने रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं फाइनेंशियल। ये फॉर एग्जांपल मुझे अभी मुझे अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो मुझे इसके लिए 15 लाख चाहिए, तो ये मेरे प्रेजेंट की 15 लाख मुझे चाहिए। लेकिन जब मैं ये सोचूंगी कि शायद अभी तो मैं 15 लाख लगा रही हूँ लेकिन शायद मुझे मेरे एनालिटिक्स के हिसाब से इतना मैंने पूरा अपने परफॉर्मेंस वगैरह अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को देखा है, फ्यूचर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिसमें मेरे पैसे लग सकते हैं, तो वो मेरे फ्यूचर के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो ये एक एग्जांपल है। तो वो आगे बोलते हैं थ्रू प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपने प्रॉपरली की हुई है तो ये इंश्योर हो जाएगा कि जो आपके पास एडुकेट जितना आपको चाहिए फंड्स वो आपको अवेलेबल हो जाएं, सही टाइम पर आपको अवेलेबल हों और लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, सही टाइम पे आपको उतने फंड्स मिल जाएं, प्रोवाइड हो जाएं, लेकिन जो उस पर जो खर्चा हो वो जितना हो सके कम हो, जिससे आपके एक्सपेंसेस वगैरह ना बढ़े, जिससे कि ये आप मतलब ये चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं जैसे कि शॉर्टेज होना और सरप्लस ऑफ फंड्स। शॉर्टेज यानी कि मुझे 15 लाख की नीड थी तो मुझे 10 लाख अवेलेबल हुए तो ये शॉर्टेज नहीं हो पाएगी। या फिर सरप्लस का एग्जांपल ये है कि मुझे 15 लाख चाहिए थे लेकिन मुझे 20 लाख मिल गए, तो 5 लाख मेरे एक्स्ट्रा हो गए जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे 15 लाख चाहिए तो मुझे 15 लाख ही मेरे पास होने चाहिए और अच्छे से यूज़ वही होने चाहिए, मुझे इतना एक्स्ट्रा चाहिए ना उससे ज़्यादा कम, बस यही है। तो है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ फंड्स। ओके, अगला है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो बोलते हैं कि इट इंश्योर्स दैट अवेलेबल फंड्स आर यूटिलाइज इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। Financial management avoids wastage of money by carefully analyzing expenses and allocating funds to productive activities only। तो बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है जितने भी आपके फंड्स आपको चाहिए, जितने भी आपको अवेलेबल हों, जितने भी जैसे मुझे 15 लाख चाहिए था मुझे 15 लाख मिल गए, अब मैं उस 15 लाख को इतनी अच्छे से एफिशिएंट मैनर में यूज़ करूँ और वेस्टेज भी ना करूँ, और जितना हो सके फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ये हेल्प करता है अवॉइड करना कि जो मेरे पास जो 15 लाख है उसमें कोई वेस्टेज वगैरह ना हो, उसको अच्छे से जितने एक्सपेंसेस मेरे इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं वो मैं उसको पे भी कर लूँ, और जो फंड्स जितने भी मेरे पास हुए हैं वो इतने अच्छे तरीके से यूज़ करूँ इतनी जिससे कि मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो और मेरी वेस्टेज भी ना हो, और जितना भी मेरा काम है इंपॉर्टेंट कह लो ऑपरेशन जितने भी काम है मेरा उसमें से हो जाए, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं वहीं पर यूज़ हों। ऐसा नहीं मैं उसका वेस्टेज कर रही हूँ या मैं 15 लाख चाहिए और मैं अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस वहाँ से कर रही हूँ, वो बिज़नेस के हैं तो बिज़नेस पे ही एक्सपेंस होने चाहिए। ओके, थर्ड है इंश्योर्स लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में मतलब कि रेफर्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म to meet its short-term obligations. Financial management ensures that the business always has sufficient cash and liquid assets to pay salaries, creditors, and other current liabilities on time. तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो फर्म है उसके पास छोटे मोटे जैसे कि कोई भी मेरे पास आ गया कि मैंने आपको पैसे दिए थे मुझे पैसे दे दो, तो शॉर्ट टर्म मेरे पास जो लोन मैंने लिए हुए हैं उसको पे करने के लिए मेरे पास इतना होनी चाहिए चीज़ें, लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, तो ये बोलते हैं लिक्विडिटी। और वो बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपका बिजनेस है उसके बाद इतना सफिशिएंट कैश भी हो, इतना कैश हो कि अगर कोई भी अचानक आ जाए आपसे पैसा मांगने तो आप उनको दे पाओ, आपके पास इतना कैश भी हो और आपके पास लिक्विड एसेट्स भी हों जिससे कि आपकी चाहे वो लॉस हो रहा है या कोई भी हो रहा है तो जिससे कि आप छोटे मोटे एक्सपेंसेस दे पाओ, चाहे वो सैलरीज हों, क्रेडिटर्स या फिर अदर करंट लिबिलिटीज़ जो हैं उनको टाइम पर पे कर पाओ, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। यही था। अगला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
By controlling cost, improving efficiency, and selecting profitable investment opportunities, financial management helps in maximizing the profits of the business in the short run. तो हम जितना हो सके कॉस्ट को कंट्रोल कर लेंगे, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना और जितना हो सके हैं हमें वहीं पर इन्वेस्ट करना जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मेरे प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है कि जितना हो सके प्रॉफिट जो आपका बिज़नेस का है, चाहे वो इन शॉर्ट रन या थोड़े समय के लिए भी आपका जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट गेन कर पाए। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यही है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसमें हेल्प करता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने में और किस तरीके से आपका कॉस्ट को दे आप इतने अच्छे से फॉर एग्जांपल कोई और एग्जांपल देके देखती हूँ। मेरा एक बिज़नेस है तो उसमें ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। मेरे प्रोडक्शन में एक्सपेंसेस हो गए, रॉ मटेरियल में तो ऑब्वियसली हो गई। मेरा ऐसे कि एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि मैंने रॉ मटेरियल लिया उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो गई। अब मेरा एक्स्ट्रा खर्चा ऑफ कोर्स हुआ। मैंने 20,000 लगाए थे, उसमें तो 15,000 का मैंने प्रोडक्शन वगैरह हो गए, लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट्स बने 5,000 का जो रॉ मटेरियल था वो मेरा नुकसान हो गया। तो मुझे पता लगा कि यार जितने का आपको क्वांटिटी चाहिए थी उतनी की होनी चाहिए थी, एक्स्ट्रा ना हो। एक्स्ट्रा होने की वजह से मेरे ना इतने प्रोडक्ट्स भी नहीं बन रहे और मैं एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल मंगा रही हूँ। तो वो 5,000 के एक्स्ट्रा थे तो वो ख़राब हो गए, मेरा लॉस हो गया, उस एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गया। तो जितना हो सके मेरे को पता लगा मेरे 15,000 से 15,000 के जितने भी रॉ मटेरियल मैंने मंगाए हैं उससे मेरा काम चल सकता है, तो मैं उतने 15,000 के मंगाऊंगी और जो 5,000 था कॉस्ट उसको कम कर दूंगी, जिससे कि मेरी एफिशिएंसी ऑफ कोर्स वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जितना हो सके मेरे को इतना पता लगा कि वो 5,000 का एवं एक्सपेंस हो रहा था तो उसको मैं बंद ख़त्म कर दूँगी, तो मेरा एक्सपेंस भी कम हो गया, मुझे पता लग गया। और मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट वगैरह करना है वो भी आप डिसाइड करोगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ कर सकता है। अगला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मैंने पीछे भी समझाया था कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना। हमारी नहीं, जो शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उनके पास पैसा होगा तभी वो आगे इन्वेस्ट करेंगे हमारे बिजनेस में लॉन्ग रन के लिए। इसकी वजह से इट फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। पहला जो आपकी मार्केट वैल्यू है फर्म की वो इंक्रीज़ हो जाए। सेकंड जो आपका शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पैसा हो जाए लॉन्ग रन के लिए, जिससे कि अगर उनके पास पैसा होगा तभी वो आगे हमारे बिजनेस में और इन्वेस्ट करेंगे। इस वजह से जितना हो सके उनका मेन फोकस ये होता है कि शेयर होल्डर्स के पास पैसा आए, उनको बेनिफिट दिए जाएँ। अगला है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसाइडिंग द बेस्ट मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हेल्प करता है ये डिसाइड करना कि इक्विटी कितने होनी चाहिए, डिबेंचर्स कितने आपको रेस करने हैं, इक्विटी कितनी करनी है। तो उस चीज़ को समझ कर अपने बिजनेस की जितनी भी बहुत सारे सिचुएशंस को अच्छे से समझ कर आपको ये सोचना है कि आपको इक्विटी कितना रखना है, आपको डिबेंचर्स कितने रखने हैं, तो उसमें हेल्प करता है। एंड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मिनिमाइजेस फाइनेंशियल रिस्क thereby by improving the financial position of the firm। तो वो बोलते हैं कि मैंने तो ये बता दिया इक्विटी और डेट कितना होना चाहिए, उसमें हेल्प करता है डिसाइड करने में। और अगर कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत अच्छे से बनाया हो, मतलब परफेक्टली पूरा बनाया हो कि मेरे पास 100 मतलब जितना 100 है उसमें मैं 70% मैंने सोचा कि यार इक्विटी वालों को देती हूँ और जो 30% वो डिबेंचर्स कर लेती हूँ कि इससे मेरा फ़ायदा होगा। तो अगर मैं इतने अच्छे से मैंने परफेक्टली पूरा किया है तो आगे जाके मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा खर्चा भी कम होगा और जो मेरा फाइनेंशियल रिस्क जो है वो भी कम हो जाएगा, जिससे कि मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन है मेरी फर्म की वो इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास हमारी कंपनी के पास पैसे आएंगे। अगर मैंने अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया हो अच्छे से पूरा सोच समझ कर पूरा इवेलुएट कर फिर ही बेनिफिट है, वरना नहीं। कोई ना कोई छोटे सा भी आपने अच्छे से नहीं किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है, रिस्क आप क्या पता ना बताओ कि इतना रिस्क है उसमें इन्वॉल्व। तो पूरा बिजनेस में ही सोच समझ के करना चाहिए, जिस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वो भी। अगला है बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवैल्यूएट्स वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय एनालाइजिंग रिस्क रिटर्न टाइमली ऑफ मनी। तो बोलते हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो अच्छे से इवैल्यूएट करता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो वो कैसे करेंगे, एनालाइज करेंगे कितना रिस्क इन्वॉल्व है, रिटर्न यानी कि हमें कितना रिटर्न में आएगा पैसा उस इन्वेस्टमेंट को करने से, कितना मेरा बेनिफिट होगा, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कितनी देर के लिए आप उस मनी को इन्वेस्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट में।
तो जिससे कि आपका दिस हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड सुटेबल प्रोजेक्ट, जिससे कि आप ये सिलेक्ट कर पाओ कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सही रहेगा, जिससे मेरा बेनिफिट भी ज़्यादा हो, रिस्क भी ज़्यादा ना हो, और मतलब मुझे रिटर्न भी अच्छी आ जाए। ऑफ कोर्स ये तो आप बिजनेस वाले समझ सकते हैं। तो एट्थ है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। Through tools like budgeting, financial statements, ratio analysis, audits, financial management ensures effective control over financial activities and prevents misuse of funds. तो बोलते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि बजट हो गया, बजटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ऑडिट्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंश्योर करता, मतलब ये सारे टूल्स हैं जो हेल्प करता है। और जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि आप इफेक्टिव कंट्रोल, यानी कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, कहाँ कहाँ एक्सपेंस हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आपका बेनिफिट हो रहा है, कहाँ वेस्टेज हो रही है, इन सबको कंट्रोल करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन टूल्स का यूज़ करके आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो अपनी कंपनी को, और जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि आपका जो फंड्स हैं उनका वेस्टेज या फिर मिसयूज़ ना हो। ओके, अगला है नाइन्थ, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एडुकेट एंड प्रॉपरली मैनेज फाइनेंस सपोर्ट्स एक्सपेंशन, diversification and modernization of business operations leading to long term growth of the organization। तो बोलते हैं 9 पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अब ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, वो कैसे हेल्प करता है। तो बोलते हैं एडिक्वेट एंड प्रॉपरली मैनेज फाइनेंस सपोर्ट एक्सपेंशन, यानी कि हमें जितनी चीज़ का एक सही फाइनेंस कि हमें कितना चाहिए उतना सही फाइनेंस, और उस फाइनेंस को प्रॉपरली अगर मैनेज किया हो तभी आप एक्सपैंड कर पाओगे अपने बिजनेस को। यानी कि अगर मुझे 25 लाख चाहिए मुझे एक्सपैंड करने के लिए, तो मेरे को 25 लाख की, मतलब मुझे 25 लाख ही मिलने चाहिए। दूसरा, अब ये 25 लाख जो है मुझे अच्छे से इसको यूज़ करना है, प्रॉपरली इनको मैनेज करना है कि इसमें से कितने इक्विटी, कितने सब कुछ प्रॉपरली मैनेज करके तभी चांस है कि मैं जो एक्सपैंड कर पाऊँ। डाइवर्सिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जितने भी बिजनेस ऑपरेशन हैं उनको अच्छे से मॉडर्नाइज कर सकूँ, अच्छे से सही तरीके से काम करवा सकूँ। बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन हो सकती हैं, और लॉन्ग टर्म ग्रोथ तभी हो पाएगी ऑर्गेनाइजेशन की अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करे, उतने फंड्स आपको दे पाए और अच्छे से आप उसको मैनेज कर पाओ, तभी हो पाएगा ये सारी चीज़ें। 10th है stability and survival of business. Sound financial management helps a business to face economic uncertainties, market fluctuations and financial crisis and ensure stability and long-term survival. तो बोलते हैं कि अगर साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि अगर अच्छे से आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किया है, तभी वो हेल्प को आपके बिजनेस को हेल्प कर पाएगा कि आप इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज, कोई कुछ भी आ सकता है, जैसे कि जीडीपी गिर गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है मार्केट में, मार्केट फ्लक्चुएशन, यानी कि मार्केट में चेंज आ सकते हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि स्टॉक बढ़ गए, स्टॉक कम हो गए, इसकी वैल्यू कम हो गई, वो हो सकता है, या कोई भी अदर प्रॉब्लम हो सकती है कि प्राइसेस बढ़ गए, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ऐसे चीज़ों को फेस करने के लिए हेल्प करता है। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, इन सबको फेस करने में हेल्प करता है अगर आपने अच्छे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किया हो, और जिससे कि आपकी जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर पाएगा और आपकी जो बिज़नेस है वो स्टेबल रह पाएगा, उसको इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ पाएगा अगर आपने अच्छे से फाइनेंशियल मैनेजमेंट को किया। तो ये 10 पॉइंट थे जो कि आप अपने पेपर्स में लिख पाओगे। मेरे को है कि जितना हो सके कम टाइम पर ज़्यादा समझा पाऊँ, तो बीच में मैं गलतियाँ भी बोलने में कर रही हूँ, तो उसको अवॉइड करना प्लीज़। तो आगे है फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंस फंक्शन हमने पहले इंट्रोडक्शन भी किया था कि फाइनेंस फंक्शन होता क्या है, तो इसमें भी बस मीनिंग ही है। फाइनेंस फंक्शन रेफर्स टू द एक्टिविटीज कंसर्न विद प्लानिंग, रेजिंग, यूटिलाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस। तो फाइनेंस फंक्शन मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि प्लानिंग, रेजिंग ऑफ फंड्स, जैसे कि यूटिलाइज करना फंड्स को, कंट्रोल करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ए बिजनेस को, ये काम करता है फाइनेंस फंक्शन, जो कि फाइनेंस के रिलेटेड ही है। It is one of the most important functions of management because all business activities depend upon the availability of funds. A finance function ensures that adequate funds are available at the right time and are used efficiently to achieve organizational objectives. और आगे बोलते हैं जो फाइनेंस फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि आपको जितने फंड्स चाहिए वो अवेलेबल हो जाएं सही टाइम पर, और अच्छे से आप उसको एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो पाएँ। बस यही है। आगे है अप्रोचेस फाइनेंस फंक्शन की।
The finance function of a business has undergone significant changes with the growth of business and industrialization. Earlier, finance was considered a limited function, but in the modern era, its scope has expanded. सेम जैसे हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का देखा था ना, इंपॉर्टेंस में जो भी लिखा था वो सेम एज इट इज़ इसमें लिखा हुआ है कि जो फाइनेंस फंक्शन भी एज इट सेम ही है। बोला गया है कि जो फाइनेंस फंक्शन है वो भी बहुत सारे बिजनेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रोथ होने की वजह से बहुत सारे चेंज आ गए हैं और बहुत ज़्यादा ये ग्रो हुआ है और एक्सपैंड हुए उसकी स्कोप मॉडर्न एरा में। मॉडर्न आपको पता ही होगा जो हमारा ये मॉडर्न वर्ल्ड है, इसकी वजह से ग्रोथ होने की वजह से बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत सारा चेंज आया है फाइनेंस फंक्शन में और इसके स्कोप जो है वो बढ़ चुके हैं। आगे बोला द अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन कैन बी स्टडीड अंडर टू मेन अप्रोचेस। यहाँ पर सिर्फ दो अप्रोचेस है, द ट्रेडिशनल अप्रोच, सेकेंड है द मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल यानी कि पुराना ज़माना टाइप। अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच द फाइनेंशियल फंक्शन वॉज मेनली कंसर्न विद रेजिंग फंड रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस। द रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर वॉज लिमिटेड। सेम एज इट इज जैसे हमने ट्रेडिशनल पीछे किया था ना, सेम वही है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच में किया था। फाइनेंस फंक्शन जो है वो उसका मेन काम यही था कि फंड्स को रेज करना, जो भी आपको जितना आपको बिजनेस को चाहिए, आपको कोई भी कुछ भी चाहिए आपको एज अ कैपिटल या कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो उतना उसको रेज करना। और जो फाइनेंस मैनेजर का है वो रोल वो एक लिमिटेड है और आपको उसका काम तब सिर्फ यही था कि आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको जो फंड्स है वो अरेंज करके दे, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए और इन्वेस्टर्स से आपको फंड्स अरेंज करके दें। मोर इम्फेसिस वाज गिवन टू लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन। ज़्यादातर ध्यान वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे देते थे और कैपिटल फॉर्मेशन पे देते थे कि आपको किस तरह से कैपिटल करना है और ताकि लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको पैसे मिल जाएँ। अब इस अप्रोच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज ट्रीटेड एज अ सपोर्टिंग और सब्सिडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वेरी लिटिल इंपॉर्टेंस वाज गिवन टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉस्ट कंट्रोल और फाइनेंशियल एनालिसिस। इस अप्रोच में ज़्यादातर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको एक सेकेंडरी यानी कि एक कह लो एक सिर्फ सपोर्ट देने के लिए फंक्शन मैनेजमेंट में माना जाता था। इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, जैसे कभी कभी जरूरत पड़ गया तो यूज़ करते थे, वैसे नहीं। वैसे इसको मतलब ज़्यादा सपोर्ट इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो वो बोलते थे कि और बहुत ज़्यादा कम इम्पोर्टेंस दी जाती थी फंड्स को अच्छे से यूज़ करने में, प्लान करने में और कॉस्ट को कंट्रोल करने में या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करने में बहुत कम इम्पोर्टेंस देते थे उस टाइम पर। उस टाइम पर सिर्फ इनका मेन काम यही था कि बस फंड्स को रेज करने हैं और किस तरह करने हैं, बस। उससे ज़्यादा इसको ज़्यादा सपोर्ट करते ही नहीं थे। आगे बोला है द डिसीजंस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी वर नॉट कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द फाइनेंस फंक्शन। वो बोलते हैं जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के, रिस्क के और प्रॉफिट के रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेते थे वो फाइनेंस फंक्शन में थे ही नहीं। यानी कि कोई भी डिसीजन लेना उसमें जैसे जो फाइनेंस मैनेजर है उनसे पूछेंगे ही नहीं, उनको इतने इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं। थर्स द ट्रेडिशनल अप्रोच हैड अ नैरो स्कोप एंड फोकस मेनली ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो इससे ये पता लगता है जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसका मेन काम क्या है, बस फंड्स को अवेलेबल करना, ढूंढना किस तरह से हमें करना है, रेज करने और कहाँ से करने हैं, उससे ज़्यादा कोई इसका काम नहीं था। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें था कि द मॉडर्न अप्रोच व्यूज द फाइनेंस फंक्शन एज एन इंटीग्रल एंड डायनामिक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन जब मॉडर्न वर्ल्ड हमारा जो ये मॉडर्न ज़माना जो आप कह लो, उसमें मेन फोकस ही फाइनेंस फंक्शन पे दिया जाता है। इंटीग्रल यानी कि इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है ये। डायनामिक यानी कि आप इसमें चेंजेस वगैरह कर सकते हो और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा कह लो, इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। एक परवेसिव है फाइनेंस फंक्शन और इट इज़ लिमिटेड टू रेजिंग फंड बट आल्सो इंक्लूड्स देयर एफिशिएंट। और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ आप फंड्स को सिर्फ रेज करो, उससे ज़्यादा कुछ ना करो जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच में था। इसमें बल्कि अब इसमें आप ये क्या हो रहा है, बल्कि अब आपको इसमें क्या करना है, अब जो आपने फंड्स आपने रेज किए थे उसके बाद उसको यूटिलाइज भी करना है, उसे कंट्रोल भी करना है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अंडर दिस अप्रोच द फाइनेंस मैनेजर प्लेज अ की रोल इन डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड पॉलिसी। अब इस अप्रोच में क्या हुआ, जो फाइनेंस मैनेजर को जिस बंदे को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी ट्रेडिशनल अप्रोच में, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में उसे मॉडर्न वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। कोई भी डिसीजन चाहे वो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग के या फिर डिविडेंड पॉलिसी में उससे भी मतलब उसके पूछे जाते हैं कि आपको क्या लगता है हमें इसमें क्या करना चाहिए, उसके क्या कह लो क्या होता है, वर्ड नहीं आ रहा, ओपिनियन, उसका भी ओपिनियन सुना जाता है, उसकी भी राय ली जाती है इसमें।
द मॉडर्न अप्रोच emphasizes वेल्थ मैक्सिमाइजेशन rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। द मॉडर्न अप्रोच जो है वो ज़्यादातर इंपॉर्टेंस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को देते हैं rather than प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट कंसिडर इंपॉर्टेंट aspects such as risk return trade off, liquidity, valuation of the firm and long term financial stability। ये इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि रिस्क रिटर्न, आपको कितना रिटर्न मिलेगा हर एक में प्रोजेक्ट में। लिक्विडिटी, आपके पास इतना होना चाहिए कि कोई पैसे मांगने आएंगे तो आप उसको पैसे दे पाओ, इतना कैश और लिक्विड मतलब होना चाहिए आपके पास। आपकी फर्म की जो है वैल्यू बननी चाहिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबल रहे, इस ये इंक्लूड होते हैं इस अप्रोच में। मेन फोकस इन पे होता है। और जो फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस एंड फाइनेंशियल कंट्रोल आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस अप्रोच। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कह लो, इसके पार्ट्स मॉडर्न अप्रोच के, वो है प्लान करना फाइनेंशियल को, बजट तैयार करना, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए वो देखना, फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस को किस तरह कंट्रोल करना वो देखना, ये इसके मेन एलिमेंट्स हैं। थर्स इससे पता लगता है कि जो मॉडर्न अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसका मेन फोकस होता है वो अपने फर्म के ऑब्जेक्टिव्स को मतलब पूरे करना। अगला है अब फाइनेंस फंक्शन के अब एम्स क्या हैं, यानी कि उनके उनका उसका मेन फोकस किस पे, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं फाइनेंस फंक्शन के। अब वो बोलते हैं तो फाइनेंस फंक्शन जो है उसका एम्स एट द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। जो फाइनेंस फंक्शन है उसका मेन फोकस ये होता है कि बहुत अच्छे से फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इतनी अच्छे से मैनेज करे, एफिशिएंटली मैनेज करे, ताकि बिजनेस के जो इतने भी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो पाए बिना किसी प्रॉब्लम के, जिससे कि आपकी जो इट इंश्योर्स प्रॉपर प्लानिंग, जिससे कि आपकी जो प्लानिंग अच्छे से हो पाए, आपको जितने फंड्स चाहिए वो अच्छे से एक्विजिशन मतलब कि रेज कर पाओ, अच्छे से ले पाओ और जैसे उसको यूटिलाइज कर पाओ, कंट्रोल ऑफ फंड्स और अपने फंड्स को अच्छे से कंट्रोल कर पाओ। द मेन एम्स ऑफ द फाइनेंस फंक्शन आर एक्सप्लेन बिलो, वो आपको नीचे बताए गए हैं कौन से मेन है। अब है प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट, जिसमें बोला है कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी उनका मेन एम, सबसे पहला उनका ऑब्जेक्टिव ही फाइनेंस फंक्शन का यही होता है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं बिजनेस की वो एक्यूरेटली मैयर करके दें। जैसे कि अगर मेरे को 15 लाख चाहिए तो वो मुझे कितना पैसा चाहिए, वो 15 लाख जो हैं वो मुझे पहले अच्छे से पूरा वो कह लो जांच पड़ताल फॉर एग्जांपल, तो ऐसे अच्छे से करके मुझे एक्यूरेटली बताएं, जिससे कि तभी मुझे पता लगेगा कि मुझे कितने रिक्वायरमेंट्स हैं, तभी मैं आगे कर पाऊँगी। तो मुझे अच्छे से पूरा एक्यूरेटली मुझे चाहिए कि मुझे स्टिच 15 लाख मुझे चाहिए। और इट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स। इसमें वो ये भी देखते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म चाहिए या लॉन्ग टर्म आपको वो चाहिए फंड्स, वो भी मुझे बताएं कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट है कोई तो आप शॉर्ट टर्म के लिए करो, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत सालों तक वो होगा तो आप लॉन्ग टर्म करो। तो वो भी मुझे अच्छे से एनालिटिकल करके पूरा बताएं। और आगे बोला है प्रॉपर एस्टिमेशन हेल्प्स इन अवॉइडिंग सिचुएशंस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड और अंडर कैपिटलाइजेशन। जब प्रॉपर उन्होंने एस्टिमेट कर लिया तो प्रॉपर एस्टिमेशन से मुझे ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन को अवॉइड कर सकती हूँ, उस सिचुएशन को अवॉइड कर सकती हूँ। जैसे मुझे 15 लाख चाहिए थे, ना मुझे 20 लाख चाहिए, ना मुझे 10 लाख चाहिए, तो मुझे टिच 15 लाख ही चाहिए। उसके लिए मुझे ये पहले देखना पड़ेगा कि मुझे 15 लाख प्रॉपर मुझे अपने बिजनेस की जितनी भी परफॉर्मेंस है सब कुछ मुझे चेक करके फिर मुझे लगाना कि हाँ मुझे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ये हैं, इस वजह से मुझे टोटल मैंने किया तो मेरा 15 लाख मुझे चाहिए। तो पूरा अच्छे से एस्टिमेट होना चाहिए। अगला है सेकेंड, रेजिंग एडिक्वेट फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट। The finance function aims to raise sufficient funds from the most suitable sources such as equity shares, debentures, financial institutions। तो मतलब कि जो फाइनेंस फंक्शन जो है उसका मेन एम ये भी होता है कि जितना भी सफिशिएंट फंड्स उसको रिक्वायर है तो वो उसको कौन से सोर्स से वो लेना चाहेगा, इक्विटी शेयर्स करके या फिर डिबेंचर्स या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी बैंक लोन वगैरह लेके वहाँ से पैसे लेगा। फंड शुड बी रेज्ड एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट टू रिड्यूस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द बिजनेस। जो फंड्स जो भी जिस तरीके से भी रेज हों बस उसका मेन एम ये होता है कि उसमें मेरा खर्चा जो है वो कम आए, जिससे कि फाइनेंशियल बर्डन जो होगा बिजनेस पे वो कम हो जाए।
थर्ड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जिसमें बोला है कि उसका एक और इम्पोर्टेंट एम ये है कि वो ये इंश्योर दैट अवेलेबल फंड्स आर यूज इन द मोस्ट प्रोडक्टिव मैनर। जितने आपको फंड्स आपने अरेंज किए हैं वो अच्छे तरीके से उसको यूज़ करे, जिससे कि आपका फ़ायदा भी हो। प्रोडक्टिव मैनर यानी कि उसको अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करें, अच्छे मतलब कोई वेस्टेज वगैरह ना हो। फाइनेंशियल रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स टू अवॉइड वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं उसको इस तरीके से, जो आपके प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट्स इसमें आपको लगता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा है, भले रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है, तो आप उन प्रोजेक्ट्स पर लगाओ जहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस हैं, जिससे कि आपकी वेस्टेज और इनएफिशिएंसी ना हो। आगे है फोर्थ, ensure proper liquidity. The finance function aims to maintain adequate liquidity to meet day-to-day expenses and short-term liabilities. A proper balance between liquidity and profitability is essential for smooth business operations. मतलब कि जो फाइनेंस फंक्शन है उसका मेन एम ये भी है कि जितने भी आपके पास इतनी लिक्विडिटी रिसोर्सेज, मतलब जितना आपको लिक्विडिटी कैश वगैरह जितना भी आपके पास है वो होना चाहिए, जिससे कि आप डे टू डे एक्सपेंसेस जो हैं आप वो कर पाओ और शॉर्ट टर्म लिबिलिटीज़ को पूरा कर पाओ। जैसे कि कोई अचानक आपके पास आ गया कि हमारे पैसे हमने आपको दिए थे तो वो हमें दे दो, तो आपके पास इतना पैसा वगैरह होना चाहिए, इतने एसेट्स वगैरह होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी लिबिलिटीज़ को पूरा कर पाओ। अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज एसेंशियल। जो लिक्विडिटी है और प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट वगैरह जो है और इतने आपके एसेट्स या लिक्विडिटी जितना भी है वो आपका इक्वल होना चाहिए, जिससे तभी आप अपने बिजनेस की जितनी भी ऑपरेशन है वो स्मूथली आप रन कर पाओगे। फोर्थ में यही है। फिफ्थ में बोला है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न फाइनेंस फंक्शन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इनका यही है मॉडर्न फाइनेंस फंक्शन का, कि वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और वो फोकस करते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म एंड उनका मेन फोकस ये होता है कि जो आपकी फर्म की जो मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाए, और जो जितना भी आपके जो शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज़ हो, जिससे कि वो आगे आपके ही बिजनेस में इन्वेस्ट करें। वो तभी इन्वेस्ट करेगी जब उनका प्रॉफिट होगा, उनका वेल्थ इंक्रीज होगी, तो बस उसी वजह से। सिक्स है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कईयों का ये भी होता है कि उनका मेन फोकस ये होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और वो क्या करते हैं, द फाइनेंस फंक्शन आल्सो एम्स एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट, इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे फाइनेंस फंक्शन में ये करते हैं कि उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, कैसे, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना, जितने भी थोड़े बहुत खर्चे हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जिससे वो एफिशिएंसी अपनी इंक्रीज़ करें, और जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रॉफिटेबल उनको चूज़ कर पाएँ प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से। तो ये है। अगला है 7, मेंटेन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंस फंक्शन एम्स टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट। जो फाइनेंस फंक्शन है उसका मेन एम एक बैलेंस इक्विटी और डेट, इक्विटी यानी कि इक्विटी शेयर्स वगैरह, डेट यानी कि डिबेंचर्स, तो उन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, और जिससे कि एन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रिड्यूसेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंशियल रिस्क। ओके, तो वो बोलते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, आप किस तरह से, आप किस प्रोपोर्शन में आप इक्विटी रखना चाहते हो, किस प्रोपोर्शन में आप डेट रखना चाहते हो, डिबेंचर्स रखना चाहते हो, वो पूरा एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादातर इक्विटी कर रहे हो फिर तो कंट्रोल लूज़ हो जाएगा, इतने सारे शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, आपको हर किसी की सुननी पड़ेगी। और डिबेंचर्स में ये होता है कि आप सारे डिबेंचर्स में नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आपको इक्विटी चाहिए, तो उसको आपको पूरा प्रॉपरली बैलेंस करके रखना है। और अगर आपने अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है तभी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि जो खर्चा है वो कम होगा और फाइनेंशियल रिस्क भी कम होगा। तो आगे है रिस्क मैनेजमेंट। इट एम्स टू आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड मैनेज फाइनेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजंस टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उसका मेन एम ये भी होता है कि ये आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना और ये देखना कि फाइनेंशियल रिस्क कौन कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें रिस्क फेस करना पड़ सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तभी आपका जो बिज़नेस है वो स्टेबल रह पाएगा। तभी आप कोई लॉस या कुछ भी हो जाता है तभी आपका जो बिज़नेस है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, अगर आप पहले से ही पूरा एनालाइज वगैरह कर पाओ कि रिस्क कहाँ कहाँ है, कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे नहीं, तो उसमें हेल्प करता है। आगे है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। थ्रू बजटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट्स
ratio analysis, the finance function ensures proper and control over financial activities and prevents misuse of funds. जब बजटिंग से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने की वजह से, ऑडिट्स वगैरह करने की वजह से, रेशो वगैरह करने की वजह से जो फाइनेंस फंक्शन है ये हेल्प कर देता है कि वो आपका एक अच्छा सा कंट्रोल आप कर सकते हो हर एक एक्टिविटी को, फाइनेंशियल एक्टिविटी जितनी भी। अब जैसे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो हर चीज़ लिखी होती है कि कहाँ कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ कहाँ पे जितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कहाँ पे हमारा एसेट इंक्रीज़ हो रही है, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है, किस प्रोपोर्शन में हो रही है, कैपिटल कहाँ से आप लगा रहे हो, सब कुछ इसमें लिखा होता है। अगर आपको सब कुछ वहाँ पे लिखा आ रहा है तभी आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। सबको उसको जो शेयर होल्डर है उसको सब कुछ पता कि मेरे बिजनेस में चल क्या रहा है, तभी वो आगे डिसीजंस ले पाएगा। तो प्रॉपर कंट्रोल करने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, और जिससे कि आपको जो फंड्स हैं शेयर होल्डर्स को ये हो जाए कि हमारे जो फंड्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहे हैं और उसका कोई मिसयूज़ नहीं कर रहा। अगला है 10th, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। जो फाइनेंस फंक्शन है उसका मेन एम ये भी होता है कि जो फंड्स उसको जितने चाहिए एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो हेल्प करता है कि जो फाइनेंस फंक्शन है वो उसको उतने फंड्स जो जितने उसको रिक्वायरमेंट है वो ला के दे उसको इन सबको परफॉर्म करने के लिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ उसके श्योरिटी इंक्रीज हो पाए कि उसकी ग्रोथ हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। लास्ट पॉइंट है इंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल। बाय मेंटेनिंग साउंड फाइनेंशियल पॉलिसीज द फाइनेंस फंक्शन हेल्प्स द बिजनेस टू फेस इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज एंड इंश्योर्स लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। तो बोलते हैं कि अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए आप वो कैसे हेल्प करता है। तो बोलते हैं कि अगर आपने अच्छे से फाइनेंशियल पॉलिसीज़ को बनाया है, साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी यानी कि अच्छे से अगर आपने बना के रखी है अपनी पॉलिसीज़, फाइनेंशियल पॉलिसीज़, जो फाइनेंस फंक्शन तभी आपकी हेल्प कर पाएगा बिजनेस को। इतनी सारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़, कुछ भी आ सकता है, मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है इकॉनमी पे, तो इन सबको फेस करने के लिए फाइनेंस फंक्शन हेल्प कर सकता है अगर आपने अच्छे से पॉलिसीज़ बनाई है तो। और ये हेल्प करने की वजह से आपकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये इंश्योर कर सकता है वो फाइनेंस फंक्शन। तो अब ये आपने देखा कि फाइनेंस फंक्शन के इतने सारे एम्स हो सकते हैं, इतनी सारी चीज़ों में वो हेल्प कर सकता है। ये एज इट इज़ सेम हमने पहले भी किया था, ये अभी भी वही है, तो एक ही बात रिपीट हो रही है बार बार। तो आगे है स्कोप, या फिर इसको बोलते हैं कंटेंट ऑफ फाइनेंस फंक्शन या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो वो बोल रहा है तो फाइनेंस फंक्शन या फिर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो डील किससे करता है, प्लानिंग से, रेजिंग से, एलोकेटिंग एंड कंट्रोलिंग से। ये हमने पहले भी पढ़ा था फाइनेंस फंक्शन में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग में, वो सब वही है। फंड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर कि हमें फंड्स जो है वो सही टाइम पे अवेलेबल हो जाए, एफिशिएंटली यूज़ करें, जिससे वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो। यही है, सेम एज इट इज़ सेम फाइनेंस फंक्शन। और जो फाइनेंस फंक्शन है वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है जिसका मीनिंग भी सेम ही है, सेम एज इट इज़। और अब उसके स्कोप के बारे में भी बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। तो पहला है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट टास्क ऑफ द फाइनेंस फंक्शन इज टू एस्टिमेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस। मेन उसका ये होता है कि हमें कितने रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो उसको एस्टिमेट करके देगा। इट इंक्लूड्स एस्टिमेशन ऑफ बोथ शॉर्ट टर्म, और ये इसमें ये भी इंक्लूड होता है कि कौन से तरह का आपको चाहिए, किस देर मतलब कितने टाइम के लिए आपको फंड्स चाहिए वो बताएगा। आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो वेजेस वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के लिए पैसे चाहिए तो वो ये है। अगर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए चाहिए तो परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग वगैरह, इन सब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। अगला है प्रॉपर यूटिलाइजेशन अवॉइड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर कैपिटल। अगर आपने अच्छी तरह से एस्टिमेट किया है कि आपको कितने पैसे चाहिए तो जो ओवर कैपिटलाइजेशन या फिर अंडर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। एक्यूरेट एस्टिमेशन इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग बाय ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अगर आपने सही तरीके से अपनी एस्टिमेशन की है तभी आपका जो बिजनेस है वो जितने भी उसका काम है वो प्रॉपरली स्मूथ वर्किंग अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। Thus, estimating financial requirements is the foundation of sound financial management. तो इससे ये पता लगता है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो, मतलब तैयार हो, अच्छे से बना हो, अगर अच्छे से डिसीजन लिए हों तभी वो आपको अच्छे से एनालाइज वगैरह करके आपको रिक्वायरमेंट्स आपको बता सकता है। अगला है डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। सेम जितना हमने कहा था ना कि हमें कौन से सोर्सेज ऑफ फंड्स चाहिए, किस तरीके से चाहिए, हमें इक्विटी करने या डिवेंचर्स करने, सारा सेम। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ और मिक्स ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड्स, यानी कि आप कौन से सोर्स ऑफ फंड से आपको चाहिए पैसा। तो इक्विटी शेयर्स के कितने चाहिए, प्रेफरेंस शेयर से कितने चाहिए, डिबेंचर्स या लोन से, आप किस तरीके से आपको अपने जो फंड्स आपको चाहिए वो आपको लेने हैं।
अगला है द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स द प्रोपोर्शन ऑफ, जो फाइनेंस मैनेजर है वो डिसाइड करेगा कि हमें कितने प्रोपोर्शन में अपने फंड्स अपने पैसे लगाने हैं। जैसे मैं एक अगर बिजनेसमैन हूँ या बिजनेस वूमैन हूँ, तो मुझे चाहिए 15 लाख, तो मैं अपनी तरफ से मैं 5 लाख अरेंज कर सकती हूँ, बाकी मुझे 10 लाख मुझे बोरो करने पड़ेंगे। तो ये वाला प्रोपोर्शन जो है वो फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा। द ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक रिस्क और रिटर्न में बैलेंस रहे, जैसे कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिले, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट भी मिलेगा। ओके, ऐसा ना हो कि प्रॉफिट हमें मिलना कम है और रिस्क बहुत ज़्यादा है। ऐसा कि बिजनेस में तो ऑब्वियस कोर्स कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इतना रिस्क लेने के बावजूद अगर कम मिले तो फिर कोई नहीं करेगा। अगला है इस साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर आपने अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया है तभी आपका कॉस्ट यानी कि खर्चा कैपिटल पे वो कम होगा और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो हैंस डिसाइडिंग एन ऑपरेट, तो आपको अच्छे से कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस फंक्शन में। थर्ड है सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको किस तरह से कौन सा सोर्स ऑफ कहाँ से आपको फंड रेज करने हैं वो सिलेक्ट करना है। आपने तो अभी कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया कि हमें इतना प्रोपोर्शन इतना इधर से चाहिए, इतना प्रोपोर्शन हमें इतना इधर से चाहिए, हमें बोरो करने हैं या अपने लगाने हैं, तो वो आप डिसाइड करोगे। लेकिन अब ये सोचो ये अब आपको लाने कहाँ से हैं। आफ्टर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर द नेक्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट सुटेबल सोर्स ऑफ फाइनेंस। आपको कहाँ से लेने हैं। पहला है फंड्स में बी रेज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज। आप इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकते हो पैसा और एक्सटर्नल से भी। अगर आपको रिटेन अगर आपके पास जैसे कि इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने अपने पास हमें पिछले साल बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था, तो उसमें से हमने बहुत ज़्यादा सरप्लस में रिजर्व करके रख दिया था। तो वो रिजर्व जो हमारे पास पैसा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वही फंड्स लगा सकते हैं। तो ये हो गया इंटरनल, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी से रिजर्व एंड सरप्लस में जो रखे थे वहीं से उठाए हैं। लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल चाहिए तो आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, शेयर्स वगैरह इक्विटी शेयर्स आपको और इशू करने पड़ेंगे, डिबेंचर्स करने पड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स करने पड़ेंगे, बैंक से नहीं तो लोन लेना पड़ेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना पड़ेगा, तो ये एक्सटर्नल में आएंगे। वाइल सिलेक्टिंग अ सोर्स, आप जब सोर्स को जब सिलेक्ट कर रहे हो आपको बहुत से फैक्टर्स को याद रखना है, चाहे वो जैसे कि कॉस्ट, रिस्क, रीपेमेंट कैपेसिटी एंड कंट्रोल आर कंसीडर्ड। जैसे कि हर एक चीज़ में चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, थोड़े बहुत तो उसमें खर्चा लगता ही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत कुछ होता है उसमें, तो उसमें खर्चा होगा। अब ये देखो कि सबसे ज़्यादा रिस्क किस में इन्वॉल्व है। अगर लॉस वगैरह हो गया तो मैं ऐसे कौन सा सोर्स है जिसमें मैं मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी, वो भी देखना पड़ेगा। आपको कब कब उनको डिविडेंड देना है, रीपेमेंट आपको करनी है, वो देखना पड़ेगा। कब मतलब कौन से 1 साल में चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, कौन किस तरीके से करना है वो भी देखना पड़ेगा। और अगर आपको अपना कंट्रोल चाहिए तो आपको इक्विटी लगाना है या प्रेफरेंस शेयर करने हैं, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, और डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगला है प्रॉपर सिलेक्शन इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट। अगर आपने अच्छे तरीके से सिलेक्शन की है तभी आपको अच्छे तरीके से आप कितने फंड्स चाहिए वो मिनिमम कॉस्ट पे आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको ये पता लग जाता है कि अपना राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डिसीजन लेने में। क्रूशियल डिसीजन, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो सही सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको पता होना चाहिए। फोर्थ है सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस फंक्शन रिलेट्स टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसमें है कि आप अच्छे तरीके से अपने उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो, फंड्स को अच्छे से यूज़ करो। इसमें ये है जैसे कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके डिसीजन लोगे, मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व होगा, ये सब इसमें आएगा। तो फाइनेंस मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करेगा कि आपको हाउ मच फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड, कितना फंड्स जो हैं आप फिक्स एसेट्स यानी कि मुझे कितना पैसा लगाना है अपनी मशीन्स, अपने फिक्स एसेट्स को बाय करने में और करंट एसेट्स को करने में। मुझे कितना पैसे लगाने हैं, कहाँ कहाँ कितने लगाने हैं, वो जैसे कि मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं सारे उसमें लगा दूँ, ऐसे भी नहीं करना, मुझे प्रॉपरली करना पूरा, तो वो देखना है। अगला है द एम इज़ टू इन्वेस्ट फंड्स इन प्रॉफिटेबल एंड प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स। और मेन एम इसका ये होता है कि फंड्स को इन्वेस्ट करना जैसे कि आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो और प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स मतलब कि सही प्रोजेक्ट पे पैसे लगाने हैं। पहला प्रॉफिट इंक्रीज होना मेन, सेकंड है सही, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अगर पैसे लिए हैं तो सही जगह तो लगाओ, तो वही सही प्रोजेक्ट पर लगाओ, प्रॉफिट भी इंक्रीज करो मेन। अगला है केयर इज टेकन टू अवॉइड ओवर इन्वेस्टमेंट और अंडर इन्वेस्टमेंट। आप प्रॉपर ध्यान रखो कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट भी ना कर दो और अंडर इन्वेस्टमेंट भी ना कर दो।
जैसे कि हमें आया था कि मुझे 5 लाख इन्वेस्ट करने होंगे, 5 लाख का था मेरा, तो मैंने अच्छे तरीके से कर दिया। वैसा भी नहीं मैंने 5 लाख से मैंने 5 लाख का मुझे बोला था कि आप 5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं 7 लाख लगा रही हूँ, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गई। तो मुझे क्या पता उसका पूरा एक तैयार होता है कि आप इतने इधर से ज़्यादा मत लगाओ कि एक रिजर्व एंड सरप्लस कम हो जाएगा या बहुत सारी मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, मुझे बहुत सारे आगे भी एक्सपेंसेस देने हैं, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और ऐसा भी ना हो कि आपको 5 लाख लगाने थे आप 4 लाख लगा रहे हो 1 लाख कम करके, उसकी वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। तो जितना आपको कहा है आप उतना ही इन्वेस्टमेंट करो, जितना आपका हो पाए उतना। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को अच्छे से प्रॉपरली लो, जिससे आपकी जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो। अगला है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। कैश इज एसेंशियल फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़। कैश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, तो उसका मेन ध्यान रखना। कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट द फर्म हैज़ neither एक्सेस कैश और शॉर्टेज ऑफ कैश। जो कैश मैनेजमेंट है वो ये इंश्योर करता है कि जो फर्म है उस पर इतना पैसा होना चाहिए, ना ज़्यादा कैश में चीज़ें हों ना उससे कम। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं ना लिक्विडिटी, हमने बात की थी कि अगर कोई हमसे पैसे मांगना आ भी गया तो हमारे पास इतना कैश होना चाहिए कि हम उसको पेमेंट कर पाएँ। ऐसा भी ना हमारे पास ज़्यादा मैंने कैश जमा करके रखा हो और बहुत सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह निकल गई, प्रोजेक्ट्स में मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किए उस वजह से। तो ऐसा भी ना हो कि मैंने बहुत कम कैश रखा हुआ है, अचानक मेरे पास उससे ज़्यादा मांगने वाले आ गए, ज़्यादा पैसे मांगने वाले आ गए, मैं उनको क्या बोलूँगी मेरे पास इतना ही मैंने सेव करके रखी, नहीं ना। तो मुझे प्रॉपरली एक सिस्टम से तैयार करना पड़ेगा कि इतना मुझे कैश अपने पास रखना है मैक्सिमम। इट इंक्लूड्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैश इनफो फ्लोज एंड आउटफ्लोज। मुझे ये पूरा प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल करना पड़ेगा, कैश कितना आया गया वो प्रॉपर पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट मेंटेन्स लिक्विडिटी एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी। जो बात हुई लिक्विडिटी वगैरह की, वो अगर आपने कैश में अच्छे से मैनेज किया है तो लिक्विडिटी और ऑपरेशन एफिशिएंसी, यानी कि जितना भी आपके पास लिक्विडिटी कैश वगैरह जितना भी अवेलेबल है वो अच्छे से काम कर पाएगा, और डे टू डे एक्सपेंसेस वगैरह वो अच्छे से परफॉर्म हो पाएंगे जितना अगर आपने कैश अगर सही तरीके से रखा है तो। थर्स कैश मैनेजमेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। सिक्स्थ है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल रेफर्स टू मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द यूज ऑफ फंड्स। फाइनेंशियल कंट्रोल जो है वो ये रेफर करता है कि आप अच्छे से मॉनिटर करो, रेगुलेट करो कितना आपका फंड्स है किस तरीके से काम कर रहा है। तो अपने जितना भी फंड्स हैं उसको कंट्रोल करो, ये कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, क्या सब कुछ। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं जैसे कि बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट होते हैं, चेक करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है कि आपके सब कुछ फंड्स हैं वो सही तरीके से हो रहे हों। तो ऑब्जेक्ट इज टू प्रिवेंट मिसयूज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको जो फंड्स हैं वो मिसयूज ना हो, वेस्टेज ना हो, फ्रॉड ना हो। Financial controls help management in evaluating performance and taking corrective actions. Financial controls जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं ये सारे टूल्स हैं वो हेल्प करते हैं कि आपको जो आप ये चेक कर सकते हो कि सब अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर सही काम नहीं हो रहा, आप सही टाइम पर अपने डिसीजंस वगैरह करेक्टिव एक्शंस ले सकते हो जिससे आपका काम जो है आपकी जो बिजनेस है वो अच्छे से काम कर पाए। फाइनेंशियल कंट्रोल इंश्योर डिसिप्लिन एंड एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल ऑपरेशंस। जो फाइनेंशियल कंट्रोल है ये इंश्योर करता है कि जो आपकी फर्म है उसमें डिसिप्लिन बना रहे और सभी अपने काम डे टू डे जितना भी काम है उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएँ। 7 है प्रॉपर यूज़ ऑफ सरप्लसेस। जितना भी आपने सरप्लस अपने पास जमा करके रखा है उसको अच्छे से यूज़ करो। सरप्लस यानी कि एक्सेस प्रॉफिट, जैसे कि मेरे पास 1,20,000 का ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो जो 1,20,000 है उसमें से मैंने डिविडेंड वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद जितना मेरे पास बचा मैंने उतना सरप्लस में रख दिया। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट जो हमारा अर्न हुआ है ये एक सरप्लस है। तो फाइनेंस फंक्शन डिसाइड्स हाउ दी सरप्लस शुड बी यूटिलाइज। जो फाइनेंस फंक्शन है वो ये देखेगा कि ये जो सरप्लसेस हैं किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये देखेगा। अगला है सरप्लस में बी यूज फॉर रीपेमेंट। जो ये सरप्लस है ये भी हो सकता है कि हमें लॉस हो गया जिस वजह से यही सरप्लसेस आप डिविडेंड एज अ डिविडेंड आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हो, एक्सपेंशन करने के लिए यूज़ कर रहे हो, लोन वगैरह को वापस देने के लिए यूज़ कर रहे हो, या रिजर्व वगैरह और बना रहे हो, तो ये सरप्लस जो है इन चीज़ों से यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लसेस हेल्प्स इन फ्यूचर ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर आपने बहुत अच्छे से इन सरप्लसेस को यूज़ किया है फ्यूचर ग्रोथ के लिए तभी आपकी जो फर्म है वो स्टेबल रह पाएगी।
सो इससे हमें ये पता लगता है कि इफेक्टिव यूज़ ऑफ सरप्लस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शन। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर आपने सरप्लस को अच्छे तरह से यूज़ किया हो तो फाइनेंस फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो अगर आपको आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और मैंने बहुत अच्छे से नोट्स वगैरह अच्छे से बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हो PDF। और मुझे भी एप्रिसिएशन चाहिए, तो नहीं तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो आप कमेंट ही कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।